आसमान में अचानक उठे काले धुएं को देख युवा राय बहादुर ने उत्सुकता से कहा, आचार्य देखिए, विचित्र चमकता हुआ काला धुआं, ये क्या है आचार्य? राय बहादुर की उत्सुकता देख आचार्य आग्नेय, जो कि उन्हें पढ़ा रहे थे, उन्होंने पलटकर ऊपर देखा और ये विचित्र नजारा देखकर वो भी हैरान रह गए। सचमुच असंख्य तारों की उजली रोशनी को मटमैला करता एक घनघोर काले धुएं का अंधेरा आसमान में छा गया था, जिसे देख आचार्य आग्नेय चौंकते हुए अपने स्थान से खड़े हो गए। क्या हुआ आचार्य, आप अचानक चिंतित क्यों हो उठे? राय बहादुर ने पूछा, जिसका जवाब देते हुए चेहरे पर चिंता का भाव लिए और अपलक आसमान की ओर देखते आचार्य आग्नेय बोले, कुछ बहुत गलत घट रहा है तेज बहादुर। पहले वो सुनहरी रोशनी, अब ये काला धुआं। हमारे मन में आशंकाएं पैदा करते खतरे के ये सभी संकेत कई दिनों से भावनगर के आसमान में मंडराते देख रहा हूं मैं। चाहे सभी मेरे समय और लोगों के पार सफर करने वाले सिद्धांत को खोखला निराधार बताएं, मगर ऐसा हकीकत में हो रहा है। समय के दूसरे छोरों को लांघती ये सभी शक्तियां प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर रही हैं, सीधे सीधे ब्रह्मांड के नियम से छेड़छाड़ कर रही हैं, और ये ठीक नहीं है, विनाश का संकेत है ये। जलते हवन की रोशनी में आचार्य आग्नेय का विचार करता मुख कुछ सोच संतप्त हो गया, दुखी हो गया, और वो बोले, और ये तभी संभव है जब देवी प्रारब्धा कमजोर हो, महादेवी नियति की नजरें भूलोक पर न हो। आचार्य आग्नेय की इन रहस्यमय और गहरी बातों से कोसों दूर तेज बहादुर ने हैरानी से पूछा, समय का दूसरा छोर, प्रारब्धा, नियति, ये सब कौन है आचार्य? क्या गलत हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है। हमारा खुशहाल समृद्ध भावनगर रेगिस्तान के बीच होने पर भी मीठे जल की बहती सुंदर नदियां, घने हरे जंगल, इस बार तो अच्छी फसल भी हुई है। सब कुछ तो ठीक है हमारे राज्य में। यहाँ तक मैं बाबा के साथ शाही अंगरक्षक बन गया। आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? राजा नरेंद्र सिंह और महामंत्री कुषाण के बाद मैं ही आपका तीसरा शिष्य हूँ। युवा राय बहादुर ने चेहरे पर मासूमियत लिए गर्व से कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए आचार्य आग्नेय पलटे। एक जिम्मेदार इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ अपने बारे में सोचे तेज। अपने लिए तो पशु पक्षी भी सोचते हैं, लेकिन उनके लिए वही बड़ी उपलब्धता है। हमें नियति ने इंसान बनाया है, अधिक ताकतों के साथ, अधिक जिम्मेदारियां भी दी हैं। तुम्हें अपने सोचने का दायरा बढ़ाना होगा तेज बहादुर, वरना तुमसे ज्यादा ये मेरी असफलता होगी। ये सुनते ही जैसे मुस्कुराते राय बहादुर को झटका लगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आचार्य। आपका सम्मान और आपकी आज्ञा ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। एक सामान्य अंगरक्षक के बेटे को आप जैसा ज्ञानी, प्रतापी और उदार गुरु मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है। राय बहादुर की आंखों में अब श्रद्धा के आंसू आ गए और वो सिसकते हुए बोले, वो गुरु जो मेरी गरीबी न देखते हुए बिना किसी गुरु दक्षिणा के, बिना किसी धन संपदा की इच्छा किए वादा करते हो? आग्नेय ने बीच में ही टोकते हुए पूछा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी क्या आचार्य? राय बहादुर ने हैरानी से पूछा। जो तुमने अभी अभी कहा कि मेरी आज्ञा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, वादा करते हो कि मेरी आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करोगे और मेरी कही हर बात को सत्य मानते हुए उसका पालन करोगे? अचानक आए इस शब्द तीर से युवा राय बहादुर सोच में पड़ गए। वहीं आग्नेय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ एक वचन की कीमत तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे कुल के लिए क्या है। तुम्हारे पिता विशंभर बहादुर अपनी स्वामी भक्ति और अपने वचन के लिए पूरे भावनगर में विख्यात हैं। तो क्या तुम दे सकते हो मुझे वचन कि मेरी हर आज्ञा का बिना कोई सवाल किए पालन करोगे? दे सकते हो ये गुरु दक्षिणा मुझे? अपने आचार्य की ये इच्छा सुन बगैर कुछ सोचे तेज बहादुर बोल पड़े, मैं भी अपने पिता की तरह ही अपने दिए वचन का पालन करूंगा आचार्य। मैं आपको वचन देता हूँ कि जीवन भर आपकी आज्ञा का बिना कोई सवाल किए पालन करूंगा। आपकी कही हर बात को परम सत्य मानकर उसका पालन करूंगा। अपने शिष्य के मन में ये सेवा भाव और चेहरे पर अति विश्वास देख मुस्कुराते हुए आचार्य आग्नेय बोले, मैं आज तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ तेज।
बैठो, आज मैं तुम्हें इस पृथ्वी के अनेक लोकों के बारे में, समय के विभिन्न छोरों के सिद्धांत और धरती की उन जगहों के बारे में बताऊंगा जहां से इन अनेक लोकों तक, समय के विभिन्न छोरों तक जाया जा सकता है। ये गूढ़ ज्ञान मेरे सिवाय और किसी भी जीवित इंसान के पास नहीं है तेज बहादुर, तो ध्यान से और बड़ी जिम्मेदारी से सुनो। युवा राय बहादुर अपने गुरु की बात को ध्यान से सुनते हुए यज्ञ वेदी के दूसरे छोर पर बैठ गए। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भूतल है, जो कि 14 तलों में 7वें स्थान पर है। आचार्य आग्नेय बोले, हमारी इस पृथ्वी लोक के ऊपर 6 और इसके नीचे 7 लोक, यानी कुल 14 लोक हैं, जिसमें अलग निहित प्राणी, देव, दानव, नाग, राक्षस, दैत्य, ब्रह्मा, सर्प, चांडाल आदि रहते हैं। भूतल यानी इस धरती पर हम यानी इंसान रहते हैं। इसके हम जितना नीचे तलों यानी लोकों में जाएंगे, उतनी ही काली शक्तियों का प्रभाव वहां ज्यादा होगा, और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हर लोक में अच्छी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा। भूतल से नीचे है अतल लोक, जहाँ माया का वास है, जहाँ माया अपना जाल फैलाकर सब कुछ अपने वशीभूत कर लेती है, जहाँ हर तरफ सुंदर दृश्य, पहाड़, नदियां, फसलें, सब कुछ सुंदर लगता है। जैसा आप सोचें या जैसा माया चाहे वैसा ही सब कुछ नजर आता है। सब कुछ स्वर्ग के समान सुंदर दिखता है, मगर सच्चाई ये है कि वो सब एक झूठ, एक माया होती है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग हम इंसानों से ही होते हैं। आचार्य आग्नेय का कहना बिल्कुल सच था। उन सुनहरी कुमारियों ने भी कहा था कि भावनगर अब भी अस्तित्व में है, मगर वो इस भयनगर के नीचे, इस धरती के नीचे, मतलब अतल लोक की माया में जकड़ा हुआ है। राय बहादुर अपने कक्ष में बैठे ध्यान लगाए आचार्य आग्नेय की कई सालों पहले दी गई शिक्षा याद कर रहे थे। अपनी ध्यान साधना से और तीक्ष्ण स्मृति से जैसे अपने आचार्य को वो ये सब कुछ बोलते, आंखें मूंदे अपने सामने देख रहे थे। अतल से नीचे है वितल, आचार्य आग्नेय ने आगे कहा, जहाँ अजीब दिखने वाले लंबे चौड़े इंसान सी शक्ल और शरीर के लोग रहते हैं, जिनकी उम्र हम में से कई गुना अधिक होती है, और बल भी। हर समय असंतुष्ट रहने वाले ये लोग दिन रात अधिक की प्यास में भागते रहते हैं, मगर इन्हें वो सुकून, वो शांति कभी नहीं मिलती। इसी संतुष्टि और सब कुछ पाने की इच्छा लिए ये एक लंबी उम्र के लिए अतृप्त, असंतुष्ट ही मर जाते हैं। उसके नीचे आता है सुतल लोक, जहाँ यही लंबे चौड़े दिखने वाले अजीब से इंसान नैतिकता में और गिरते हुए सब कुछ हासिल करने के लिए शैतानियत की सारी हदें पार कर जाते हैं। यहाँ गलत सही कुछ भी नहीं। काली शक्तियों के अधीन ये सभी जीव हमेशा मरने मारने की प्यास लिए तैयार खड़े रहते हैं। खुद को भगवान समझते हैं। इन्हें वश में करना और इन पर भरोसा करना मौत को न्योता देने जैसा है। युवा राय बहादुर को ये सारी बातें बहुत आकर्षित कर रही थीं। उसके नीचे आचार्य, वहाँ क्या होता है? आचार्य आग्नेय ने मुस्कुराकर कहा, उसके नीचे है तलातल लोक। रहस्यमय माया से बना ये वो लोक है जहाँ जीव बिना आत्मा के जीते हैं। उनकी आत्मा काली शक्तियों की कैद में, महलों में जकड़ी होती हैं, जिसे छुड़ाने के लिए इन्हें वो हर बुरा काम करना होता है जो काली शक्तियां इनसे कहती हैं। यहाँ कई शैतान, नरभक्षी, खूंखार, जंगली इंसान, दरिंदे और खून की प्यास से अनदेखे बड़े बड़े पक्षी होते हैं। यहाँ मौसम हर पल बदलता रहता है और धर्म नाम की यहाँ कोई चीज नहीं। ये सुनकर राय बहादुर हैरान रह गए। उससे नीचे आचार्य? उससे नीचे आता है भयानक महातल। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में नाग, नागिन, जमीन पर रेंगने वाले जाने कितने तरह के अजीब जीव जंतु रहते हैं। यहाँ बिताया हर पल जैसे मौत का साया होता है। हर चेहरा झूठा, हर बात झूठी। रूप बदलकर यहाँ कई प्रकार के रहस्यमय दानव, मानव और अजीबो गरीब तरीके से जीवित नर कंकाल रहते हैं, जो एक बार में अपने वार से किसी को भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर सकते हैं। धरती के नीचे के सभी तलों के भगवान भी बुरी शक्तियों के देवता होते हैं, जो इसी महातल में रहते हैं। और इस तल के बाद रसातल और पाताल में रहती है जिंदा मौतें। हर तरह के दानव, दैत्य, असुर, नाग, चांडाल शक्तियां, पिशाच, डरावने जीव यहाँ रहते हैं। यहाँ कभी सूरज नहीं उगता,
हर ओर अंधेरा और हर तरफ आग की जलती भट्टी। गर्म लावा की नदियां यहाँ हर समय बहती रहती हैं। युद्ध, मारना, अन्याय और क्रूरता जैसे यहाँ रहने की पहली जरूरत है। युवा राय बहादुर इन अद्भुत मगर डरावने लोगों का विवरण सुनकर थोड़ा सहम गए थे, मगर ये सब सुनकर उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। और क्या होता है वहाँ आचार्य? राय बहादुर ने पूछा। जहाँ राय बहादुर ध्यान मग्न अपने कक्ष में तारों से सजी रात के नीचे अपने आचार्य की दीवों गूढ़ शिक्षा और जानकारी याद कर रहे थे, तो वहीं भयनगर में सूर्य अब उग चुका था, एक नई सुबह का। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट से गांव गूंज रहा था, मगर इस सुंदर सुबह में भी कोई इस सूर्योदय को देख परेशान था, डरा हुआ था। और वो इंसान और कोई नहीं, रहस्यमय राणावत काका थे। आज का सूर्य उगा था, राणावत काका का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए डुबाने के लिए, क्योंकि आज थी अमावस्या, जो कुछ ही घंटों बाद भयनगर के आसमान में छाने वाली थी। और उसी के साथ आने वाली थी राणावत काका की मौत, उनकी सरकटी पत्नी रज्जो। राणावत काका का सर काटकर अपने साथ जमीन के नीचे ले जाने को। राणावत काका रात भर से सो नहीं पाए थे, ऊपर से चरण सिंह को भी बार बार जगाकर उसकी नींद भी खराब कर रहे थे, जिसके चलते सुबह होते ही चरण सिंह ने धक्के मारकर राणावत काका को अपनी हवेली से बाहर निकाल फेंका था। हाँ हाँ, जाने कैसी आवाज निकालते हुए आएगी रज्जो आज, और मुझे, कहते हुए राणावत काका का गला भर आया। जीते जी भी मेरा खून चूसते रही, अब मरने के बाद भी। हाँ। खेतों में चलते हुए राणावत घर जाने की जगह सुबह सुबह चाय की टपरी पर रुआंसा मुंह लिए बैठा। पिला दे भाई भोले, पता नहीं शायद ये मेरी आखिरी चाय हो। टपरी पर मस्खरी के मूड में खड़े जवान लड़के भोले को इशारा कर बोले, भोले चाचा, पहले पैसे ही ले लेना इनसे। क्यों नहीं, तुम्हारे भी दे दूं मालिक? राणावत काका ने चिढ़ते हुए कहा। पर भोले सचमुच राणावत काका के सामने आ बोला, ताऊ पहले तो पैसे ही लगेंगे। क्यों भाई भोले, अपना तो लाल डायरी का हिसाब किताब है ना सालों से। हाँ, वो अभी अभी चुकता कर देना ताऊ। राणावत भोले के बदले तेवर देख हैरान था। भोले, ये क्या तरीका है? दे दूंगा पैसे, तुम तो फिर। हाँ, वो वाली बात हो गई है। हाँ, अरे ताऊ कट्ठे ले जाएगा इतने पैसे बचा के, उधारी तो दे जा, गरीब की दुआ लगेगी। और बन तो ऐसे रहा जैसे खुद याद ही नहीं कुछ। अरे हमें नहीं पता कि आज अमावस है, आज की रात रज्जो भाभी के साथ तुम्हारा जमीन के नीचे जाने का प्लान है, सब मालूम है हमें ताऊ। जैसे किसी ने ताजा जख्म पर मिर्ची पाउडर डालकर उस पे जलता बघार उड़ेल दिया हो। भोले की इस बात से राणावत काका का यही हाल था, मगर तभी चाय पीता एक मस्खरा बोला, अरे भोले काका को चाय पिला दो, पैसे मेरी लाल डायरी में लिख लेना, अपना खाता तो लंबा चलेगा। जिस पर अब दूसरा मस्खरा बोला, अरे हाँ हाँ, वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने पे बड़ा पुण्य लगे से। एक काम करो, बोला, राणावत का पुराना सारा चिट्ठा मेरी डायरी में डाल दो। जहाँ बाकी सब हंस रहे थे, तो ये सुन सुनकर राणावत काका की जुबान रह रहकर मुंह को आ रही थी। चिढ़ते हुए वो बोले, कोई जरूरत नहीं है मेरा चिट्ठा इधर उधर करने का, मेरे पैसे मैं ही दूंगा, वो भी कल। कोई फिक्र नहीं अब मुझे मेरे बच्चों की, जो सोचना है सोचे, जान है तो जहान है। मैं अभी मुखिया जी की हवेली पर जाकर सब कुछ बता दूंगा राय बहादुर जी को, और फिर वो मुझे बचा लेंगे। राणावत ने रोतला सा मुंह लिए कहा और वहाँ से निकलने लगे। तभी इस बार खुद भोले छेड़ते हुए बोला, मैंने सुना है रज्जो भाभी जीते जी किसी की नहीं सुनती थी, तो मरने के बाद इस सजीले राय बहादुर की क्यों सुनेगी? जाते हुए राणावत के पैर अचानक रुक गए, क्योंकि भोले की ये बात तो सही थी। राणावत अब यहाँ वहाँ देखने का नाटक करते हुए कुछ दूर जा भोले और टपरी के लोगों की बात सुनने लगे, तो वहीं भोले और सभी मस्खरे राणावत को चिढ़ा चिढ़ा कर चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, कारे भोले, कौन सा सच बताने की बोल गया जे राणावत अभी? राजू ने सुनाते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे कुछ ना, ताऊ ने बहुतेरे मजे लिए हैं मीनाबाई के बाजार में। अरे पुराने खिलाड़ी हैं, कमला नाम तो सुना ही होगा, बस वही।
अब ताऊ ने वहाँ जवानी सुखा ली अपनी। रज्जो भाभी को प्यासा रखकर, तो रज्जो भाभी को तो गुस्सा आएगा ही ना, अब ले जाएगी अपने साथ प्यास बुझाने। सुनकर राणावत का खून उबल गया, मगर क्या करता, झुंझलाता हुआ आगे बढ़ा ही था कि तभी राजू फिर बोला, सुना है आज सुबह से ही राणावत के घर के बाहर वाला पीपल थर थर कांप रहा है। ये सुनते ही राणावत के कदम फिर वहीं जम गए। और नहीं तो के राजू, मुखिया की वो नौकरानी है ना किन्नरी, वो यहीं से गुजरी थी, बता रही थी कि भयानक डरावनी गुर्राने की आवाज आ रही है पीपल से। राणावत के चेहरे पर डर के मारे आंसुओं के साथ साथ अब पसीना भी उभर आया। अरे होना भी चाहिए बोले, भाभी जी की एंट्री तो होनी ही चाहिए ना, एकदम फाड़। वैसे भी चीरने फाड़ने ही तो आ रही है वो। मस्खरे और भोले जहाँ चटकारे ले लेकर हंस रहे थे, तो वहीं डरे से सहमे राणावत काका अपने आंसू पोंछते हुए बिना रुके अब चंदन लाल की हवेली की तरफ भागने लगे। मस्खरे हालांकि इन सब चीजों को मजाक में कह रहे थे, मगर राणावत काका के कमरे के ठीक बाहर लगा पीपल का ये पेड़ सच में सुबह होते ही अपने आप काला पड़ने लगा था। उसके पत्ते मुरझाने लगे थे और जमीन के नीचे से किसी के ऊपर आने की आवाज धम धम करते हुए आ रही थी, जैसे कि कोई गुस्से में गुर्राता हुआ भारी शरीर लिए ऊपर आ रहा हो। क्या लौट आई है रज्जो अपना बदला लेने? क्या राणावत काका को बचा पाएंगे राय बहादुर? क्या सुनहरी शक्तियों के टुकड़ों को विशंभर से बचाने की जगह राय बहादुर राणावत काका को बचाने के लिए भयनगर में रुकेंगे? क्या है बाकी लोगों का सच? जानने के लिए जुड़े रहिए भयनगर की इस रहस्यमय कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।